अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसमें हम मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं पीएमसी का, जो कि अपलोड हो चुका हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं डिमांड कर रहे थे कि इसकी वीडियो बनाएं। तो पार्ट नंबर 1 जो था उसके अंदर हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ कर चुके हैं। 1 to 15 एमसीक्यूज़ हम वहाँ पे कर चुके थे। अगर आपने वो वाली वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी पीएमसी मॉक टेस्ट 2022। वहाँ पे आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम आपके साथ अपडेट होती जाएंगी और आपके साथ शेयर होती जाएंगी। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। केमिस्ट्री का पोर्शन है व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज पास थ्रू अ सैचुरेटेड ब्राइन इट इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश। देखें, अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या है, दैट इज़ HCl। फिर हमारे पास सैचुरेटेड ब्राइन क्या होता है। ब्राइन इज़ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। NaCl को अगर आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हो, सो दैट सोल्यूशन, द रिजल्टेंट सोल्यूशन इज़ नोन एज ब्राइन। इन केस ऑफ ब्राइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ वेरी हाई। सोडियम क्लोराइड के जो अमाउंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, वाटर की कंसनट्रेशन बहुत लो होती है। सो इसको आप क्या कहते हो, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो सैचुरेटेड सोल्यूशन आपके पास है सोडियम क्लोराइड का। इफ़ इट वुड आयनाइजेस इट वुड प्रोड्यूस सोडियम आयन along with chloride ion. Then if you add hydrogen chloride gas, what will happen? Hydrogen chloride gas will ionize to form H positive and Cl negative ion. Now as you can see, as per the common ion effect, आप लोगों ने common ion effect पढ़ा हुआ है, common ion effect। अब ये सारा कुछ क्या होता है, एक सोल्यूशन, एक मतलब एक बीकर के अंदर या एक ही किसी कंटेनर के अंदर आप सब कुछ कर रहे हो। अब देखिए, इसके अंदर सोडियम आयन भी है, इसके अंदर पोटाशियम आयन भी है, लेकिन इसके अंदर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। क्लोराइड आयन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सोडियम क्लोराइड से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो हमसे पूछ रहा है कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। सो क्लोराइड आयन, हिंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। और इसकी वजह से जब क्लोराइड आयन ज़्यादा होती है, कॉमन आयन इफेक्ट इसको कहते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास, लेट्स से दिस इज़ द रिएक्टेंट और ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, क्लोराइड आयन की ज़्यादा हो रही है, तो ये रिएक्शन को क्या कर लेता है, रिवर्स बैक कर लेता है। और उस वजह से सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है वाटर के अंदर, और भी सप्रेस हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, कम हो जाती है। दिस इज़ नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। नंबर 140, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज़ ऑलवेज डैश। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर डिफरेंट फॉर ऑल द रिएक्शंस। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये आपके पास PTB की बुक की लाइन है, वहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ लेस देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब जहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी फॉरवर्ड रिएक्शन की वो बैकवर्ड से कम होगी। वाइल रिवर्स इज़ ट्रू फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी को रिवर्स कर दो, सो दैट वुड बी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 141, अर्हीनियस इक्वेशन इज़ इन इक्वेशन ऑफ डैश। अब अर्हीनियस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आप लोगों ने इसको ऐसे पढ़ा था, K इज़ इक्वल टू AE रेज़ टू द पावर माइनस EA डिवाइड बाय RT। अब ये EA क्या है, दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। EA क्या है, दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं सिंपल इसको A.E कर रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी। ये K हमारे पास क्या है, दिस इज़ द रेट कांस्टेंट। K इज़ द रेट कांस्टेंट। उसके बाद E जो यहाँ पे आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज बेस ऑफ अ नेचुरल लॉग, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। अगर आपने इसकी कैलकुलेशंस की हो तो इसको आप 2.303 भी कैलकुलेट करते हो, फिर वो हमारे पास क्या हो जाता है, कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना होता है इसको, तो आप इसके साथ 2.0 और 2.303 लगाते हो ना। तो अब ये जो हमारे पास A है, कैपिटल A जो आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। केमिकल काइनेटिक में आप लोगों ने ये टॉपिक जो है पूरा पढ़ा हुआ है, या इसको आप फ्रीक्वेंसी भी कहते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी आप इसको कहते हो।
अब ये हमारे पास अरहेनियस प्लॉट है, अरहेनियस प्लॉट टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसमें अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। इसका अपना स्लोप होता है जिसमें आपके पास है टेंजेंट थीटा, दैट इज़ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे देखिए आपके पास ये नेगेटिव साइड पे भी एक्सटेंड हो रहा है, सो दिस इज़ नेगेटिव वैल्यू। और ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस पे जो आ रहा है दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड टेंजेंट ऑफ एंगल मोर देन 90 इज़ नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए आपके पास स्लोप आ रहा है, स्लोप आप कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। 2.303 क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि इसने नेचुरल को कन्वर्ट कर दिया कॉमन लॉग के अंदर। अब इसी को रिवर्स मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप मल्टीप्लाई बाय 2.303 आर। द स्ट्रेट लाइन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन विल हैव डिफरेंट स्लोप एंड डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जीज वैल्यू। तो यहाँ से आप स्लोप इसकी फाइंड आउट कर सकते हो। सो जो मेन चीज़ बताना चाह रहा था वो क्या है कि इस इक्वेशन में हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास है इन एयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अकर नेचुरली बट दे डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज। देखो हमारे पास 21% क्या है ऑक्सीजन है और 78% हमारे पास क्या है नाइट्रोजन है। अब होना तो ये चाहिए था कि एटमॉस्फेयर के अंदर ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेता, लेकिन इस तरह नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि देखो एक तो आपके पास नाइट्रोजन है, इट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड विद अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर आपने इसको ब्रेक करना है, इसका ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना ईजी नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या है कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आपको इसके लिए कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, कैटलिस्ट देंगे तो तब जाके ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तब जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी इसकी पॉसिबल है। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर आप ऑक्सीजन को देखते हो तो ऑक्सीजन में भी क्या है डबल बॉन्ड होता है और दो इसके पास यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनकी वजह से ये क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना लेता है, जिससे सिग्मा और ये हमारे पास क्या है पाई बॉन्ड बना लेता है। और अगर आप इनका ऑक्टेट देखो तो इनका ऑक्टेट क्या है ऑलरेडी कंप्लीट है, इसका नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये स्टेबल हैं, सो इसलिए एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जो ऑप्शन बन सकता है ना दैट इज़ कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, ये भी पॉसिबल है। और उसके बाद दिस रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक इज़ वेल, ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक भी है। एंडोथर्मिक इसलिए क्योंकि अगर आप इसको रिएक्ट कराते हो, ठीक है, अगर आप नाइट्रोजन को तोड़ते हो तो वहाँ पे आपको क्या देनी होती है, एनर्जी देनी होती है। सो अब ये जो दोनों ऑप्शन है कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन या नाइट्रोजन द रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक, इसमें जो अप्रोप्रिएट होगा ना दैट इज़ कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन, ये हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर बन सकता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है द करेक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी है तो आप कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराओगे ना, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तब जाके क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही है इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ व्हाट, बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है। वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, तो नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे। और अगर बॉन्ड ब्रेकेज होता तो बॉन्ड ब्रेकेज को आप एनर्जी देते हो तो उसका पॉजिटिव साइन कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो एक बात तो यह है कि हमारे पास फॉर्मेशन की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है ये, तो अगर ये फॉर्मेशन कर रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। एक तो आपने इसको मतलब क्लियर आउट कर दिया। अब फिर ये दो वैल्यूज़ रहेगी -110 किलोजोल पर मोल एंड -210 किलोजोल पर मोल। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको याद करना होता है जो एंथैल्पी की वैल्यूज़ होती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज़ -110 किलोजोल पर मोल। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लैटिनियम फॉयल इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन। देखो आप लोगों ने SHE के बारे में पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि अगर हम लोगों ने सेल बनाना है, ठीक है, हम लोगों ने सेल बनाना है, उसके अंदर इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर लेते हैं, एनोड होता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड होता है, उसके ऊपर रिडक्शन होती है। अब होता यूँ है कि आपने यहाँ पे SHE लगाना होता है और यहाँ पे दूसरा जिसकी आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करनी होती है। तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ा होगा,
वो सारी की सारी वैल्यूज़ किस वजह से आती हैं, जब हम एक साइड पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखते हैं, दूसरी साइड पे हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है, डिटेल आप वो देख लें तो आपके ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे वहाँ से क्लियर अप हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम प्लाटीनियम जो है PT, दिस इज़ प्लाटीनियम, इसको प्लाटिनम भी बोलते हैं, ठीक है। प्लाटीनियम अगर हमारे पास है तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बनाने में। उसकी एक वजह यह है कि इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दूसरी वजह यह है कि इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो डाल देते हैं, मतलब छोटे पीसेज इसके डाल लेते हैं पाउडर्ड फॉर्म में। अब पाउडर्ड फॉर्म में अगर होगा तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, लार्ज होगा, और अगर सरफेस एरिया लार्ज होता है तो हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर ईजिली एब्जॉर्ब हो सकता है। देखिए आपके पास केमिस्ट्री में दो चीज़ें हैं, एक होता है एब्जॉर्ब, एक होता है एडजॉर्ब। एडजॉर्ब फिजिकल फिनोमेना है, क्या है, दिस इज़ अ फिजिकल फिनोमेना, जब दो चीज़ एक दूसरे के साथ फिजिकली अटैच हो जाती हैं। जैसे आपके पास एलॉयज़ फॉर्मेशन है। एलॉय क्या होता है, एलॉय हमारे पास है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ब्रॉन्ज वगैरह के बारे में ना, दीज आर द एलॉय। तो उसमें दो मेटल जो हैं एक दूसरे के साथ फिजिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सो एलॉय की फॉर्मेशन होती है। एब्जॉर्प्शन क्या है, दिस इज़ अ केमिकल फिनोमेना, लाइक आप वाटर के अंदर किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर दो, सो डिज़ोल्व हो जाएगा, दिस इज़ अ केमिकल फिनोमेना। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आपने ब्रेक करना है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के अंदर कन्वर्ट करना है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो अब इसमें होता ये है, या फिर आपने ये करना है कि इस रिएक्शन को रिवर्स कर लो, इस रिएक्शन को क्या कर लो, रिवर्स कर लो, ताकि आपके पास क्या बने, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो जाए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये प्लैटिनियम के ऊपर क्या हो जाता है, ऐसे फिजिकली चिपक जाता है, ठीक है। और प्लैटिनियम पाउडर फॉर्म है तो इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। अब देखो जो आपकी PTB की बुक है वो इसको लिख रही है कि इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, हेंस ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट वन। अदरवाइज प्लैटिनियम एज अ कैटलिस्ट भी एक्ट कर सकता है, लेकिन मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर है एज़ पर योर कोर्स, एज़ पर योर बुक, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। और दूसरा स्टूडेंट याद रखें कि हम प्लैटिनियम को इसलिए यूज़ करते हैं, मतलब कोई और मेटल क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि प्लैटिनियम जो है ना दैट इज़ इनर्ट। ये क्या है, इनर्ट है, तो अगर कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 145, कॉपर आयन टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ डैश। टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि आपके पास कॉपर है, ठीक है, उसको आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए उसके अंदर। कॉपर आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए अपने अंदर, मतलब गेन किए, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर 0 के अंदर। अब आपको मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि आपके पास वैल्यू 0, 1, +1, +2, +3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, मतलब इंक्रीजिंग वाली साइड पे वैल्यू इंक्रीज अगर हो रही है, सो दैट वुड बी ऑक्सीडेशन। और अगर आप बैकवर्ड साइड पे आ रहे हो, डिक्रीज वाली साइड पे, सो दैट वुड बी रिडक्शन। अब कॉपर 0 +2 से किधर जा रहा है, 0 में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी रिडक्शन होगी। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, दैट इज़ +0.34, दैट इज़ +0.34 या 0.34। सो ऑप्शन नंबर C जो है ना दैट इज़ करेक्ट, 0.34 वोल्ट, दिस इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर। इसी के साथ सेल में आप दूसरा क्या पढ़ते हो जो बहुत कॉमन है, दैट इज़ द जिंक, ठीक है। जिंक भी अगर आपके पास है, जिंक आयन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये जिंक मेटल के अंदर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके ऊपर स्टेट 0 होगी, 0 से +2 से 0, इसका मतलब इसकी भी रिडक्शन, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको मतलब इस दफ़ा टेस्ट के अंदर मॉक में इसने कॉपर दे दी है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे वो दे दे, जिंक दे दे, तो जिंक की जो वैल्यू होती है ये अपने पास नोट कर लें, दैट इज़ -0.76। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटॉल आर फॉर्म्ड बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ 4 एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स। लाइक हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, आपको मैंने ट्रिक्स बताए हैं। देखो आप अगर मेरी वीडियोस देखी आपने तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा है, क्योंकि मेरी वीडियोस ऐसी नहीं होती कि जस्ट आपको जिस तरह बाकी कुछ लोग करते हैं कि मतलब राइट ऑप्शन क्लिक करते रहते हैं, आगे जाते रहते हैं। मेरी वीडियोस में तकरीबन आपको हर MCQ के अंदर जिस तरह अभी आपको एक्सप्लेनेशंस मिल रही हैं, हर वीडियो के अंदर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। कम अज़ कम 3000 से ज़्यादा मैंने MCQ सॉल्व किए हैं, और सारी केमिस्ट्री की हैं। किप्स एकेडमी, नियर एकेडमी, स्टार एकेडमीज़,
इन सब के MCQs आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। वहाँ पे आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये कॉपर है, सॉरी कार्बन है, नॉट कॉपर, दिस इज़ कार्बन। अब इसमें कार्बन क्या है, दिस इज सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन एटम जो है वो 4 अटैच्ड हुए हैं। अगर 4 एटम अटैच्ड हैं हाइड्रोजन के, तो अब यहाँ पे देखो ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4। और हम कहते हैं ना कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिक आपको बताई थी कि अगर 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तब बनेगी जब हमारे पास 4 ऑर्बिटॉल्स कंबाइन होंगे, एक s और 3 p's। टोटल काउंट करें तो 1 1 1 1, और इन सबको ऐडअप कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। अगर आपके पास ये आ जाता है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, तो 2 या तो s होगा या फिर p उसके साथ हो जाएगा, sp होगा। और अगर आपके पास 3 होता तो ये क्या हो जाता है, sp2, एक s और 2 p's, या आपके पास हो जाता है dsp2। तो इसमें कितने हैं, 2 + 1 3 + 1 4। तो ये भी पॉसिबिलिटी इसकी पॉसिबल है। एनीवेज जो पॉसिबल आंसर्स थे वो आपको मैंने बता दी। यहाँ पे 4 जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है द पाई बॉन्ड्स सराउंड द सिग्मा बॉन्ड इन इथाइन मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो आपको इथाइन मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड C। अच्छा, यहाँ पे भी कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इथाइन मॉलिक्यूल। और इसका एक और नाम भी है दैट इज़ एसिटाइलिन। इसको क्या बोलते हो, एसिटाइलिन भी बोलते हो, जो कि आप कहाँ पे यूज़ करते हो, फ्लेम, आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स वगैरह। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि 180 डिग्री का एंगल होता है, स्ट्रेट लीनियर ज्योमेट्री होती है इसकी, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, अब इसके अंदर ये सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल की तरह कंसिडर करो, इसका मतलब है इसने टोटल 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे ट्रिक दोबारा से उस तरह रिपीट नहीं करूँगा जिस तरह किप्स वगैरह में कराए थे, आपको 3 दफ़ा करवा चुका हूँ। सो ये हमारे पास होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन का जो s ऑर्बिटॉल है, लाइक हमारे पास हो जाएगा ना 1s2 2s1, एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ, 2px 2py 2pz। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कार्बन भी है, क्योंकि ये हमारे पास एक कार्बन हो गया, दूसरे कार्बन की भी एक्जैक्टली यही कन्फिग्रेशन में लिख लेता हूँ एक्साइटेड स्टेट की, 2s1 विद अपोजिट स्पिन 2px 2py एंड 2pz। ये सारे हम अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ये मिल के क्या बना लेंगे, ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो आपको नज़र आ रहा है ना, दूसरे कलर ले लेते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अ सिग्मा बॉन्ड, बल्कि इसको आप S और P के साथ कर लेते हैं, S और P के साथ कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये S और S और लैप कर जाएगा, तो हमारे पास ये बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो बन जाएगा। अब पीछे रह गए p ऑर्बिटॉल्स। अब p ऑर्बिटॉल्स क्या करेंगे, ये जो ऑर्बिटॉल्स है ये साइडवेज आ जाएंगे, और ये ऑर्बिटॉल हमारे पास क्या हो जाएगा, साइडवेज ओवरलैप कर लेंगे। और जब साइडवेज ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, 2 पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। और वो जो 2 पाई बॉन्ड है ना, इस तरह का हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया जो कि हमारे पास यहाँ पे एस एस और लैब से बन रहा है ना। अब इसके ऊपर क्या होता है, ड्रम की तरह, जिस तरह ड्रम नहीं पड़ा होता उस तरह ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह पड़े होते हैं, अबव एंड बिलो दिस सिग्मा बॉन्ड। और ये हमारे पास फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की, इथाइन मॉलिक्यूल की। सो ड्रम जो है वो सिलेंडर की तरह होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन, ठीक है, सिलेंडर या ड्रम। आपकी जो पीटीबी की बुक है वो उसको ड्रम लिख रही है, जस्ट लाइक अ ड्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन ये होता है कि सेंट्रल एटम है, उसके ऊपर +1 चार्ज हो। तो देखो इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज है। ऑक्सो निकला हुआ है ऑक्सीजन से, ऑक्सो निकला हुआ है ऑक्सीजन से। सो सेंट्रल जो एटम होगा ना, दैट शुड बी ऑक्सीजन। सो ऑप्शन नंबर सी जो, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए ये हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या बनाया होता है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है, प्रोटॉन को लोन पेयर डोनेट कर देता है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को आप डेटिव बॉन्ड भी कहते हो। अच्छा जी, एक इसके ऊपर स्टिल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद रहता है। अब देखिए इसमें अगर आप तो दिस इज़ हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन को हम ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। 3 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, 1 2 और 3। एक इसके ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज है, और बीच में ऑक्सीजन लाजमी है ऑक्सोनियम के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू गिव डैश।
देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं, ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं, ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं ना, दीज आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर डिजॉल्व करो तो अल्कलीज देते हैं। अर्थ मेटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट से आप इनको ऑब्टेन करते हो। जो आपके सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के फर्स्ट 2 चैप्टर्स है, SP ब्लॉक एलिमेंट्स, वहाँ पे आप इनको पढ़ते हो ना। अब कहते हैं कि अगर आपके पास ये मेटल्स हैं, आप क्या करो, इनको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करा दो, तो आपके पास फॉर्मेशन किसकी होगी, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ M3N2। दीज आर नोन एज मेटल नाइट्राइड्स। तो क्या कहते हो, मेटल नाइट्राइड्स। हिंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, राइट वन है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना Mg3N2, मैग्नीशियम के बाद ये बेरियम, कैल्शियम और एक और होता है बेरिलियम, ठीक है, Ba3N2। सो जनरल फार्मूला का क्या है, M3N2। ये M क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट मेटल्स। तो क्या बनाता है, नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मोर द आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस विल बी द एबिलिटी टू फॉर्म डैश। सो अब देखें आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है किसी भी मेटल से जब आप उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, ठीक है। कोई एलिमेंट है लाइक सोडियम है, इससे आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये हमारे पास फॉर्मेशन इसकी क्या हो गई है, दैट इज़ द केटाइन, ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। अब अगर हमारे पास इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी, अगर लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू होगी, तो इससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, केटाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसे इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब है इससे केटाइन हम इजीली फॉर्म नहीं कर सकते। सो लेस विल बी द एबिलिटी टू फॉर्म केटाइन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास अभी तक यही क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं, ठीक है। बाकी मेरे पास रिसीव हो चुके हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी कटिंग वगैरह करनी है और उसके बाद मैं आपके साथ उनको शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।